हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाचाणी आपका आप ही के चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि है सिविल इंजीनियरिंग के बेस पे। तो इस सीरीज में हम आगे की वीडियो लेके आ चुके हैं। जैसा कि हम पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी जो आरएनबी डिपार्टमेंट का जो एई का पेपर 2015 का पेपर था, उसमें तक 100 क्वेश्चन थे। तो 50 हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते वीडियो। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं। तकरीबन 30 मिनट के अंदर हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, रैपिड रिवीजन हो जाता है और उससे आपकी प्रिपरेशन शार्प और बूस्ट हो सकती है। तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल भी ना छोड़े और अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाफ ब्रिक्स पार्टीशन वॉल इज मेजर्ड जनरली इन। वैसे तो हम जो ब्रिक्स वॉल होती है उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, बट यहाँ पे बात की गई है हाफ ब्रिक्स वॉल की। तो हाफ ब्रिक्स वॉल को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अगर फुल ब्रिक्स हुई तो मीटर क्यूब में, हाफ ब्रिक्स हुई तो मीटर स्क्वायर में, और जो कॉर्नाइस और कर्टाइल्स ये सब जो चीज़ होती है उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन क्रिटिकल पाथ मेथड फ्लोट इज। फ्लोट क्या होता है उसमें? तो अवेलेबल एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो फ्लोट होता है वो एक एक्स्ट्रा टाइम होता है हमारी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम फ्लोट बोलते हैं। डॉग लेग स्टेयर इज अ प्रिफर्ड व्हेन। डॉग लेग स्टेयर हम कहाँ पे प्रिफर्ड करते हैं? आसान क्वेश्चन है। जहाँ पे हमें स्पेस कम हो वहां पे हम डॉग लेग स्टेयर प्रिफर्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ बिल्डिंग वुड रिक्वायर्ड। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए बिल्डिंग में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो आपको जो डोर होता है वो कॉर्नर से कुछ तकरीबन दूरी पे आपको रखना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डोर एट सफिशियंट डिस्टेंस फ्रॉम दी कॉर्नर, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म एज अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी। आपको यहाँ पे इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में पूछा है कि वो कब फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स और कमिटी डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके और भी क्वेश्चन बन सकेंगे। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं हम जयकर कमेटी के बारे में। जयकर कमेटी जयकर कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, और रिकमेंडेशन कब था? 1928 में। और एक सेंट्रल रोड फंड भी यहाँ पे एक लोकेट हुआ था, सेंट्रल रोड फंड। वो कब हुआ था? 1929 में। यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ईयर बहुत सारी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चांसेस है कि आने वाली एग्जामों में भी ये सब रिपीट हो सकते हैं, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। अगला आया इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था यहाँ पे? जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है 1934 को। 1934 को यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। और एक और एक्ट आया था यहाँ पे, मोटर व्हीकल एक्ट। ये कब आया था? तो ये 1939 में आया था। और एक और है CRRI, यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये 1950s में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा और तीन रोड प्लान्स हैं जो स्टार्टिंग में यहाँ पे फॉर्मेशन हुए थे, यानी कि जैसे ये कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ यहाँ पे
वहाँ से स्टार्ट हुआ। 1943 से 20 ईयर्स प्लान स्टार्ट किए गए रोड को बनाने के लिए और 3 प्लान चले थे। फर्स्ट रोड जो प्लान था उसको हम नागपुर रोड प्लान से जानते हैं। सेकंड जो था उसको हम कहते हैं बॉम्बे रोड प्लान और जो थर्ड वाला जो था उसको हम कहते हैं लखनऊ रोड प्लान। तो इस 3 की अलग-अलग स्पेसिफिकेशन है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इतने क्वेश्चंस जो साल के मुताबिक बन सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1934। अगला क्वेश्चन है व्हाइल कंडक्टिंग इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा होना चाहिए? तो पहले तो आपको इंजीनियरिंग सर्वे जब हाईवे पे आप करते हैं तब आपको पहले मैप स्टडी करना होता है। उससे ही आप सबको उससे ही आपको ज़्यादा ख्याल आता है, यानी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कहाँ से रोड हमको पास आउट करना है, कहाँ से कौन से लोकेशन पे क्या चीज़ है, ये सब कुछ हमको मैप स्टडी से ही समझ में आएगा। तो पहले हम मैप स्टडी करेंगे। ऑन रोड कर्व क्या इंडिकेट करता है? तो कर्व आपको इंडिकेट करता है बाउंड्री बिटवीन पेमेंट एंड शोल्डर। यहाँ पे यस आएगा, पेमेंट एंड शोल्डर्स। अगला क्वेश्चन है कैम्बर इज अ स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड सरफेस। कैम्बर जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो किस डायरेक्शन में करते हैं हम? तो वो रोड हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आ रहेगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। अभी एक कौन सी डायरेक्शन हो गई? मान लो एक कोई हमारा रोड है, ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी हो गई लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन और जो ए डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे हम जो कर्व प्रोवाइड करते हैं ये हमारी हो गई ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो कैम्बर का प्रोवाइड हम करते हैं किस लिए? क्योंकि रेन वाटर ड्रेन के लिए हम इस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पानी जो आता है वो रोड पे ना रहे, वो वहां से निकल जाए। स्लोपिंग साइड डिस्टेंस, यहाँ पे स्टॉपिंग साइड आएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इंक्रीज विथ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्रीज होता है किस कंडीशन के दौरान? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको इंक्रीज करना पड़ता है जब डिक्रीज हो जाती है अब आपकी ब्रेक इफिशियंसी। ब्रेक इफिशियंसी जब डिक्रीज हो जाती है तब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्रीज होता है। फॉर अ नेशनल और स्टेट हाईवे, यस आएगा यहाँ पे, स्टेट हाईवे सुपर एलिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज 2286। ये आपको याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर 2286। जब इतना हो तब आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल कर्व के दौरान। ऑन अ मल्टीपल रोड क्रॉसिंग रोटरी इंटरसेक्शन इज डिजाइन टू, रोटरी इंटरसेक्शन मल्टीपल रोड क्रॉसिंग पे हम क्यों डिजाइन करते हैं? तो इसलिए हम डिजाइन करते हैं क्योंकि हमें एलिमिनेट करना होता है, स्टॉप करना, यानी कि एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ स्टॉपिंग द क्रॉस स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम रुक ना जाए, इसलिए हम रोटरी प्रोवाइड करते हैं वहां पे। तो विथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोड मींस जो फॉर्मेशन विथ होती है वो कौन सी विथ होती है? तो ये विथ होती है कैरिज वे प्लस आपका यहाँ पे शोल्डर्स होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्बैकमेंट एट इट स्टॉप, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आंसर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम ये आंसर को चूज करेंगे यहाँ पे। crawler type dozer would be required for construction of road while dealing with, हम क्रॉलर टाइप डोजर यूज करते हैं जब हम किस चीज के साथ डील करते हैं? तो लूज और मडी सोइल के साथ जब हम डील करते हैं तब हम क्रॉलर टाइप डोजर हम यूज कर सकते हैं। द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द सेक्शन दैट टेक द डिसबर्ड लोड, तो पहले आपको समझना होगा कि बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी होती है। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि कौन कौन सी लेयर स्टार्ट होती है, तो पहले आती है सरफेस कोर्स,
उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आता है बेस कोर्स, उसके नीचे आता है सब ग्रेड मीन सब बेस, और उसके नीचे आता है सोइल सब ग्रेड। तो ये लेवल से यहाँ पे इस तरीके से सबसे ऊपरी, एक मिनट, जो सबसे ऊपर की सतह होती है उसको हम सरफेस कोर्स कहते हैं, और बॉटम होती है उसको सब ग्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोइल सब ग्रेड, आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट और विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड इन द स्ट्रेट लाइन इफ फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, तो एक इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, तो ये तब मुताबिक होता है जब द रिजल्टेंट फोर्स जो लगती है वो 0 हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में एंगल होता है इसका, तो एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी ऑन वर्ज ऑफ ट्रांसलेशन, इसका आंसर सही हो जाएगा। द फर्स्ट थियरम ऑफ पप्पूस इज रिलेटेड टू, आसान क्वेश्चन, सेंट्रोइड ऑफ अ प्लेन। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, एक कोई आपकी यहाँ पे सरफेस है और एक कोई उस पे ऑब्जेक्ट है, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ पे लगेगा, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ पे अपोजिट टू दैट विच बॉडी टेंड्स टू मूव, ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो वो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है यहाँ पे। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, related questions, second moment of total mass with respect to central axis, वर्क डन, यहाँ पे डन आएगा, यहाँ पे बी लिख दिया है, वर्क डन बाय फोर्स इज, क्या होगा इसका आंसर, प्रपोजनेट टू फोर्स एंड ट्रांसलेशन, इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे प्रपोजनेट टू फोर्स एंड ट्रांसलेशन। क्योंकि वर्क डन हम इसी को ही बोलते हैं ना, वर्क डन किसको बोलते हैं, अगर हम कुछ फोर्स लगा के कुछ काम हो तो उसको ही हम वर्क डन बोलते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पावर किसको कहते हैं, तो काम करने की जो रेट है उसको हम पावर कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस पावर। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज, क्या होगा इसका आंसर, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यानी कि mv इसका आंसर हो जाएगा। यंग्स मॉड्यूलस फॉर एनी मटेरियल इज बेसिकली, क्या होता है इसका आंसर, यंग मॉड्यूलस इज फॉर एनी मटेरियल इज बेसिकली, एक रिलेशन आपको पता होगा, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस चले छे स्ट्रेन, इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ आता है, तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेस है और ये हमारा स्ट्रेन है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप। 100 centimeter long rod and 2 centimeter by 2 centimeter cross section is object pull of 1000 kg force, if the modulus of elasticity E material 2 into 10 to 6 kg per centimeter square, what would be elongation, आपको elongation पूछा है, यहाँ पे डेल्टा पूछा है, तो फॉर्मूला आप सबको पता ही है कि क्या यूज करते हैं, पी एल अपॉन ए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहले फोर्स क्या दिया गया यहाँ पे 1000, एल क्या दिया गया यहाँ पे, एल आपको दिया गया यहाँ पे 100, वेट 100, एंड आपका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2
और ई क्या है 2 इंटू 10⁶, तो 6 10⁶ यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक 0 यहाँ बचा, तो 1/80 आंसर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.0125 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। पॉइजन रेशियो इज बार बार पूछा गया है, आगे भी हमने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल और लीनियर स्ट्रेन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लॉन्जिट्यूडिनल और लीनियर चलेगा, दोनों में से कोई भी। For a cubical block of a specific material subjected to compressive stress on the all sides, if the K is bulk modulus and 1/m is the Poisson ratio mu, E is the elastic constant, तो रिलेशन आपको बताना है, तो रिलेशन आपको सबका सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, A K is equal to me/3m-2। स्टैटिक्स क्वेश्चन को हम ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आपको, यानी कि आई पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, BD³/12। यहाँ पे 12 इंटू 12 दिया गया है, यहाँ पे 12 इंटू 12³/12, एक 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 इंटू क्यूब बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1728। इसका यूनिट खास याद रखें, cm/4। ओके, 1728 यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। इन अ सिंपली supported beam, the maximum bending moment would be at the maximum bending moment कहाँ पे होती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पे होती है जहां पे शियर फोर्स 0 होता है, ठीक है, कौन सा, वेयर द शियर फोर्स इज 0। इन अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट वुड बी, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, उसके एक छोर पे यहाँ पे कोई पॉइंट लोड W यहाँ पे लग रहा है, तो उसकी हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, तो आप सबको यहाँ पे पता है कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। ओके, तो लेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने वाली है। ओके, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट दी सपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। In a simply supported beam subjected to couple, moment at the midspan would induce support reaction with equal magnitude but opposite in direction, इसका सही आंसर हो जाएगा। A beam curved in a plane subjected to uniform distributed load would induce, एक क्वेश्चन भी एसएससी में और बाकी बहुत सारे एग्जामों में कहीं बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सन सभी इंड्यूस होते हैं। गैस सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 1.5 इज 3 सेंटीमीटर थिक एंड अलोवेबल प्रेशर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो आपको हुक ट्रेस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सिग्मा एच का, जो क्या होता है PD/2T इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको पूछा क्या गया है, अलोवेबल प्रेशर पूछा गया है, इसमें मिस्टेक ना हो, यहाँ पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, सिग्मा एच यहाँ पे 1000 दिया गया, यहाँ पे 2 इंटू थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम सब कुछ सेंटीमीटर में ही लेंगे क्योंकि आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही दिया गया है। डी हमारा 1.5 मीटर है यहाँ पे, तो हम इसको 150 ले लेंगे सेंटीमीटर में। ओके, यहाँ पे 0 0 कैंसल, 3 5 15 5 20, दोनों 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी। For a simply supported beam having span L subjected to W at a point load, और A सपोर्ट से कुछ A की दूरी पे है और B सपोर्ट से B की दूरी पे है, तो किस तरीके से यहाँ पे हमको ये बोल रहे हैं, ऐसे कोई बीम है, इस पे कोई W लोड यहाँ पे प्लेस है, जो A सपोर्ट से
ए की दूरी पे है और बी से यहाँ पे सपोर्ट बी है और सपोर्ट ए तो बी की दूरी पर। इस तरीके से हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हमको क्वेश्चन में आस्किंग है, तो ए सपोर्ट पे रिएक्शन क्या होगा, मतलब यहाँ पे आपको आर ए फाइंड करना है। तो सिंपल मेथड है आपका, आर ए फाइंड करना है तो डब्ल्यू इंटू बी अपॉन पूरी लेंथ यानी कि एल। अगर आपको यहाँ पे आर बी फाइंड आउट करना होता तो बी यहाँ पे है तो डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल। तो हमको यहाँ पे ए का पूछा है तो डब्ल्यू बी इन अपॉन एल, इसका हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलास्टिक कांस्टेंट ई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया गया है यहाँ पे। तो आपको इसको क्या बताना है, डिफ्लेक्शन बताना है। तो पहले देख लेते हैं इसकी फिगर कैसे फॉर्म होगी। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये 6 मोस्ट पॉपुलर केसेस है जो आपको याद रखने थे। ठीक है, हम यहाँ पे वो सारे डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इस अगर ऐसा बीम दिया गया तो इसका स्लोप क्या होगा यहाँ पे, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI, और डिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पे, WL4 अपॉन 8 EI। ये चीज़ आप सबको याद रखनी होगी क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। जिस तरीके से ये वर्ड्स के फॉर्म में पूछा गया है वैसे ही पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, WL4 अपॉन 8 EI। यहाँ पे C इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एन आर्च विथ वन एंड हिंज्ड, यहाँ पे हिंज्ड नहीं आएगा, हिंज आएगा, एंड अदर एंड रोलर। कोई आर्क है, ठीक है, जो एक एंड पे हिंज है और दूसरे एंड पे रोलर है। तो आप सबको पता है कि अगर आपको डिटरमिनेंट एंड अनडिटरमिनेंट क्या फाइंड आउट करना है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हिंज है एक, ऐसे डायरेक्ट ही सोल्व करना है, फिगर भी याद नहीं रखनी है। हिंज है तो वहां पे हम रिएक्शन 2 लेते हैं और रोलर है तो वहां पे रिएक्शन हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैपिटल आर 2 प्लस 1 यानी कि 3, और आर आपको पता है कितना होता है, 3 ही होता है। तो 3 2 3 0, तो ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। तो स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन अ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, किसको कहते हैं हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जहां पे सुफिशियंट कंडीशन अवेलेबल ना हो, यानी कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो फॉर्म है वो इनसुफिशियंट हो, उसको हम इनडिटरमिनेट कहते हैं। तो जहाँ पे और सुफिशियंट हो उसको डिटरमिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर इनसुफिशियंट। इनसुफिशियंट है इसलिए इनडिटरमिनेट हो गया। टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं वो इनसुफिशियंट है। ओके, और हमें ज़रूरत है एडिशनल इक्वेशंस की इसमें, तभी जाके हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लैपिरॉन थ्योरम ऑफ द थ्री मोमेंट इज अप्लाइड टू, किस पे अप्लाई करते हैं, जहां पे मल्टीपल स्पान हो बीम के वहां पे हम ये थ्योरम अप्लाइड करते हैं। यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड इट इज फाउंड दैट द स्लोप एट एनी सेक्शन ऑफ द गिवन बीम इज इक्वल टू, देखो कॉन्जुगेट बीम में आपको एक याद रखना है, जहाँ पे स्लोप आता है ना, स्लोप से हम फाइंड करते हैं शियर फोर्स। ओके, और जहाँ पे डिफ्लेक्शन आता है वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्लोप से पूछा है तो यहाँ पे शियर फोर्स हो जाएगा हमारा सही सही आंसर। ओके, क्या आंसर आएगा, शियर फोर्स एट करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ द conjugated beam. In the moment distribution method, distribution factor at any joint for a particular joint, it's a relative stiffness with respect to total stiffness of the member meeting at a point. Distribution factor का यहाँ पे बोला गया है आपको क्या है,
तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ मेंबर, और नीचे क्या आएगा, सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ wall member at that joint। ओके, दोनों सही है, जो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है वो भी सही है और ए भी सही है। कास्टिग्लियानो थ्योरम एज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, तो एक ए एनर्जी का ही प्रिंसिपल है, आप सबको पता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। ओके, in an influence line diagram the chart is drawn for the shear force or bending moment or any such function for the structure member subjected to, वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे यूनिट लोड पे हम क्या काम करते हैं, यूनिट लोड एट वेरियस लोकेशन पे रख रख के हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम इज अप्लाइड टू, कहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इस पे अप्लाई होता है। तो मैं आपको इसके यहाँ पे दो थ्योरम बता देता हूँ। फर्स्ट जो थ्योरम है वो किस तरीके से है, डेल यू बाय डेल डेल्टा इज इक्वल टू पी एन डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम, यानी कि आप ये यू मतलब स्ट्रेन एनर्जी जी का आप किसी डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डेरिवेट करें तो आपको फोर्स मिलेगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। सेकंड थ्योरम क्या है इसका, डेल यू बाय डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा एन डेल यू बाय डेल एम इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये इसका सेकंड थ्योरम है। वेट रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल इज रेशियो ऑफ, वेट रेशियो आपको पूछा है, यानी कि इसको हम ई से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वेट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कौन सा ऑप्शन ऐसा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वेट्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट। पोरोसिटी यानी कि एन पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वेट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह यहाँ पे टोटल वॉल्यूम लेना है, यहाँ पे मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वेट्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मास। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सोइल सैंपल इज द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वेट्स के रिस्पेक्ट में, ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर बी, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंस टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट्स। और इसके साथ आपको एक और फेमस फॉर्मूला याद रखना है जो सेहवाग के नाम से हम जानते हैं इसको, SEWG, सेहवाग, सैचुरेशन, वेट रेशियो, वाटर कंटेंट एंड जी। Water content of a soil sample is the ratio of, water content of a soil sample is the ratio of, किस चीज का रेशियो है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो है वाटर कंटेंट। सैंड बाथ मेथड टू नो वाटर कंटेंट इज, तो एक क्या चीज है ये, एक फील्ड मेथड है जो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे ये आंसर टिक ना करके ए पे जाएंगे, फील्ड मेथड नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सोइल। और बहुत सारे मेथड है, ओवन ड्राइंग मेथड है यहाँ पे एक, पिक्नोमीटर मेथड है, और एक और मेथड है कैल्शियम कार्बाइड। ये सबसे क्विक मेथड है जो पर एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, सबसे क्विक मेथड कौन सा है जिससे हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, तो आपको आंसर लगाना है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन अस एन आइडिया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें कौन से आइडियाज प्रोवाइड करता है, तो ये हमें द टाइप एंड ग्रेडेशन ऑफ सोइल के बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है, कौन से टाइप की सोइल है और ग्रेडेशन क्या है, ये सब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम डिसाइड करते हैं। तो गाइस
ये थे हमारे दूसरे 50 क्वेश्चन। तो इसके साथ हमने ये जो 2015 का क्वेश्चन पेपर था वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं। हम एक भी क्वेश्चन पेपर छोड़ने वाले नहीं हैं। आपकी एग्ज़ाम होएगी तब तक हम सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके होंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी सीरीज़ में से आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस सीरीज़ को रेगुलरली वॉच करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।